नमस्कार दोस्तों, पार्थवी अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं अभी स्वास्थ्य खराब होने के चक्कर में अभी तक वीडियो ग्रुप डी पर नहीं ला पा रहा था, तो इसके लिए सबसे पहले तो माफी चाहते हैं। लेकिन आज से रेगुलर आपके वीडियो मिलते रहेंगे ग्रुप डी पर आधारित। जो अभी आने वाले बच्चों के एग्जाम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है भाई। तो आज का जो हमारी क्लास है वो एग्जाम में पूछे हुए, एग्जाम में बच्चों से पूछे हुए पेपर के एनालिसिस करके हमने ये बनाया है और ये आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा, ठीक है भाई। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो एलसीएम एचसीएफ का ये जो पहला सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या है सवाल, कहा दो संख्याओं का एलसीएम 252 है और उनका एचसीएफ मासा 4 है। यदि संख्याओं का योग 64 है तो उनका अंतर बताना है। अंतर बताना है भाई, अंतर देखो क्या होगा। सबसे पहले तो देखो एलसीएम दे रखा है कितना, 252, ठीक है ना। एलसीएम 252 दिया है और एचसीएफ 4 दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं पहली संख्या मानूं तो आप कहोगे 4x हो जाएगी, दूसरी संख्या कहूंगा तो 4y हो जाएगी, ठीक है भाई। अंतर पूछा है, दोनों संख्याओं का अंतर देख लेते हैं अभी। लेकिन एलसीएम के बारे में उसने कहा है कि 4xy इक्वल टू 252 दिया हुआ है। तो देखो xy का मान कितना हो जाएगा, 4 छक्का 24 बचा 1 4 12 यानी 63। अब मुझे बताइए, आप मुझे इतनी बात बता दीजिए कि एक्स वाई की वैल्यू हमें 63 लेनी है। अच्छा, एक चीज और दे रखी है, इन दोनों का योग। अगर मैं 4x में से 4 कॉमन ले लूं तो 4x प्लस वाई बचेगा और इसका सम कितना हो जाएगा, 64 दे रखा है। तो मैं ये कह सकता हूं ये कितनी बार में जाएगा, 16। तो x और y की कौन सी वैल्यू मैं ले लूं जो जोड़ करके 16 हो जाए और मल्टीप्लाई करके 63। तो मैं ये कहता हूं x को मैं ले लेता हूं 9 या 7, y को ले लेता हूं 7। तो 9 7 16 और यहां पर भी यही करना पड़ेगा, 9 और 7 16। तो 9 7 63। हमें अंतर बताना है। तो मुझे बताओ इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 2 और कॉमन कितना हो जाएगा 4। यानी कि आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है भाई। अंतर तो भाई बताना है ना। आप कहोगे पहली संख्या और दूसरी संख्या का वैल्यू अंतर बताना है, तो आप कहोगे 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई। तो 4 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2, तो 4 दूनी 8। 8 ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग 8 बना लेते हैं, ठीक है। ये 8 बना लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है भाई। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल क्या है, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक युग्म खींचने के लिए जो एक दूसरे से 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो, वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं से स्पर्श रेखाएं खींचना है, ठीक है भाई। चलो जरा देख लेते हैं क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम शेप ले लेते हैं, ये रहा, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हम एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा एक वृत्त। अब देखो वृत्त में कहा गया है जिनकी त्रिज्याओं के बीच का अंतिम कोण, ठीक है ना। एक लाइन ले लीजिए सीधी। हमने यहां से एक स्पर्श रेखा खींच दी ऐसे, और यहां से एक स्पर्श रेखा खींच दी ऐसे, ठीक है। और कहा है इनकी त्रिज्याओं, अगर हमने ये इसका सेंटर ले लिया, अगर हम इसका एक सेंटर ले लें, यहां से एक लाइन खींचे यहाँ के लिए, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, तो यहां से भी एक त्रिज्या यहां हो जाएगी, ठीक है भाई। और पूछा क्या है इसके बारे में जरा आप लोग देख लीजिए। आपको देखो कहा ये कोण आपका कितना है, 75 डिग्री, और ये कोण तो हमेशा 90 होता ही है। ये कोण 90 तो होता ही है, स्पर्श रेखा पर, वृत्त के स्पर्श रेखा पर खींचा गया कोण 90 डिग्री होता है। तो हमें क्या बताना है, जिनके बीच का कोण बताना है। इनके बीच का कोण यानी कि हमें ये बताना है। अगर हमने इससे सेंटर को O मान लिया तो हमें कौन सा ये कोण बताना है, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए, ये जो स्पर्श रेखा का जो प्रमेय होता है वो कहता है आमने सामने का कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। अगर ये 75 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, 105, तभी तो ये दोनों मिलकर के 180 होगी। यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका आंसर होगा, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है, ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सवाल है। चलो अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल क्या कह रहा है, सोमवार को सुबह 7 बजे 3 घंटियां एक साथ बजती हैं। पहली घंटी 2 घंटे के बाद, दूसरी घंटी 4 घंटे के बाद और तीसरी घंटी हर 6 घंटे के बाद बजती है।
कितने किस समय वे एक साथ दोबारा बजेंगी। मतलब क्या है, दोबारा बजने का मतलब है एक साथ दोबारा कब बजेंगी ये हमें बताना है। तो देखो जरा, जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि घंटियां बज रही हो, तो घंटियां बज रहेंगी तो मान लिया जाए अभी हमने क्या कर दिया, एक 2 घंटे के बाद बजती है, एक 4 घंटे के बाद बजती है और एक 6 घंटे के बाद बजती है। तो समझो जरा, 1 घंटी अभी बजेगी तो 1 घंटी बजेगी 2 घंटे बाद, 1 घंटी बजेगी 4 घंटे बाद, 1 घंटी बजेगी 6 घंटे बाद। हमने पहले क्या किया, सुबह 7 बजे सबको एक बार टन से बजा के छोड़ दिया। तो होगा क्या, 2 घंटे बाद एक बज जाएगी टन से, फिर उसके बाद फिर एक टन से बज जाएगी 4 घंटे बाद, उसके बाद फिर एक 6 घंटे बाद टन से बोल जाएगी, यानी टन 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 बोलती रहेंगी। और एक समय ऐसा आएगा जो फिर से एक बार टन से बोलेंगी, तो वो समय बताना है। तो वो समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, यानी 12 घंटे के बाद वो बार एक बार फिर से बजेंगी। ठीक है भाई, तो 12 घंटे के बाद एक बार फिर से बजेंगी। तो अगर मैंने कहा सुबह सोमवार को सुबह 7 बजे हमने बजा करके छोड़ दिया, ठीक है ना। तो अगर हमने सुबह 7 बजे बजा करके छोड़ दिया तो 7 में कितना, 7 में हमें 12 घंटे ऐड करना। तो कैसे ऐड करते हैं, देखो 7 में पहले 5 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी कितना बचा हुआ है, 7 ही बजा है, यानी 12, और ये शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे हो जाएगी। कब हो जाएगा, सोमवार। अच्छा, यहां पर सोमवार होना चाहिए, इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप। शाम को सोम को 7 बजे यानी कि 12 घंटे शाम को शाम को 7 बजे बजेगी। ठीक है भाई, एक साथ फिर से 7 बजे बजेंगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल है, जब किसी वस्तु को 19,092 रुपए में बेचा जाता है तो होने वाला लाभ उसी वस्तु को 9546 रुपए में बेचे जाने पर होने वाली हानि के बराबर है। यानी एक बार बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, तो जितना लाभ हो रहा है, दूसरी बार बेच रहे हैं तो हानि हो रही है, उतने हानि के बराबर है। और हमें बताना क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का एक बढ़िया सा ट्रिक, कॉन्सेप्ट हम बाद में आपको जब अपना कॉन्सेप्ट बैच लाएंगे उसमें बता देंगे, लेकिन अभी आपके एग्जाम के लिए एक बढ़िया ट्रिक बताते हैं। बढ़िया ट्रिक के बारे में आप जानिए, जब कभी भी क्रय मूल्य के बारे में बताए, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस के बारे में उससे कहें, तो दोनों वस्तुओं को जोड़ दीजिए। ठीक है ना, दोनों वस्तु क्योंकि बराबर है, तो दोनों वस्तुओं को जोड़ के, यानी कि जो यहाँ का सेलिंग प्राइस है और ये दोनों सेलिंग प्राइस दोनों को जोड़ दिए, यानी कि 19092 और इसमें 95462, 46 को ऐड जोड़ दीजिए और क्या हो जाएगा, 628 9 4 13 का 3 हासिल लगा 1 5 1 6 और 9 9 18 के 8 हासिल आया 2। ठीक है ना, क्रय मूल्य यानी इन दोनों का योग का आधा, यही हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो डिवाइड बाई 2, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 2 1 कम 2 2 चौको 8 2 3 6 2 1 कम 2 और 2 9 18, यानी कि 14912, 14919, ये ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है ना, तो क्या है हमारी ट्रिक, हमारी ट्रिक जो भी है कॉस्ट प्राइस की, SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाई 2, यही हमारी ट्रिक हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल क्या कहता है, एक ट्रेन चाल x किलोमीटर प्रति घंटा से या 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करती है, और ट्रेन बी एक दूसरी ट्रेन है 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और उसी प्लेटफॉर्म को 40/3 सेकंड में पार करती है। उसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, इसका मतलब क्या है भाई, जो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस वहां पर होगी वही प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस यहां भी होगी। ठीक है भाई, तो देखो जरा, अगर मैं इस बी ट्रेन की बात करूं, तो यहां से जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, d प्लस 120, जहां पर d क्या है, वो ट्रेन की डिस्टेंस है। ठीक है भाई, और d बराबर s इंटू टी होता है, s कितना दिया है 108 इंटू, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 5/18 से गुणा करेंगे। बोलो भाई सही है ना, और कितने समय में पार करती है, 40/3 सेकंड में, यानी 40/3। देखो यहां से करेंगे सॉल्व इसको, 18 3 54 और 54 दोना होता है 108, 5 दूनी 10, यानी कि ये हो जाएगा 400।
डी प्लस 120 कितना हो गया 400। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्योंकि दूसरा प्लेटफॉर्म को ही पार कर रही, उसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही, तो यानी दूसरे की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी डिस्टेंस। और इसको पार करने में लगने वाला समय कितने समय में पार कर रही है, 16 सेकंड में। तो यानी कि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी है 400 मीटर, समय कितना है 16, और क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है तो क्या हो जाएगा 18/5। ठीक है भाई, तो यहां से सॉल्व करेंगे, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, ये 5 दूनी 10 से एक जीरो कट जाएगा तो 18 पंचे 90, यानी कि जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है भाई, चलो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल है, यदि एक आदमी 500 रुपए में 100 संतरे खरीदता है और वह 100 रुपए में कितने संतरे बेच सकता है ताकि उसका लाभ प्रतिशत 25% हो। भाई उसने खरीदा है तो आप अगर वस्तुओं को खरीदने जाते तो आप कहते हो मैं इतने रुपए प्रति केजी वस्तु लूंगा, है कि नहीं। तो ऊपर क्या होता है रुपया, तो कहोगे आप जो 500 रुपया है उसमें मुझे कितनी वस्तुएं मिले हैं संतरे, 100 संतरे। ठीक है ना, ये हो जाएगी वस्तु और ये हो जाएगा पैसा। ठीक है ना, वस्तु और पैसा का जो अनुपात है ये हो जाएगा 25% का प्रॉफिट ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 125/100। ठीक है भाई, चलो काटो, जो कटने वाला है काटो। देखो 100 से ये दो जीरो खत्म हो जाएगा, 25 चौको 100 और 25 पंचे 125। तो आप कहोगे सर 25 रुपए में 4 संतरे हमें मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो हमें क्या बताना है 100 रुपए में कितने संतरे लेना है। तो ये हमारा 25 रुपए में 4 संतरे हैं, तो इसे मुझे 100 बनाने के लिए 4 से गुणा कर दो तो ये 100 हो जाएगा। अगर ऊपर 4 से गुणा करना है तो नीचे भी 4 से गुणा हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 25 चौको 100, 100 रुपए में कितने संतरे हो जाएंगे, आप कहोगे 4 चौको 16 संतरे। ठीक है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है भाई, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो लाइक करिए और रेगुलर इस क्लास को ज्वाइन करिए। ठीक है, आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिलता रहेगा ग्रुप डी के लिए, और भी सभी एग्जामों के लिए हम अपना कॉन्सेप्ट बैच भी लाएंगे और बाकी के PIQ के लिए मॉक भी लाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 12 मीटर लंबे, 3 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकने वाली सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या होगी। जरा देखो, अगर मैं ये कहूं अगर मैं ये कह दूं कि मैं एक कमरा ले रहा हूं। ठीक है, कमरा कैसा होता है, घनाभ के आकार का होता है। तो मैंने कहा ये लो, ये मैंने एक कमरा ले लिया। ठीक है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है। मान लिया जाए इसकी लेंथ है वो कितनी दे रखी है 12 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है आपकी 3 मीटर और ऊंचाई कितनी है 8 मीटर। इसके अंदर रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई हमें बताना है। तो अगर मुझे इसके अंदर सबसे लंबी छड़ रखनी होगी तो कैसे रखेंगे, हम यहां से रखना शुरू करेंगे और डायगोनल इसके दूसरे वाले अपोजिट तक ले जाएंगे, यानी ये ले जाएंगे। और इसकी जो हमारा आंसर होता है, ये जो डायगोनल होता है, ये विकर्ण का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √L² + B² + C²। ठीक है भैया, चलो L² का मतलब है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस B का मतलब है 3, 3 का स्क्वायर है 9 और ये C का स्क्वायर हो जाएगा 8 × 8 = 64। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, देखो 4 9 4 13 13 4 17 के साथ हासिल आया 1, 6 4 10 11 के 1 हासिल आया 1, 217। अब आप कहोगे कि 217 अंडर रूट 217 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, लेकिन हमें तो आंसर भी कुछ इस प्रकार से देना है। देखो ये 15 है, ये 18 है, ये 14 है, ये 16 है। अगर मैं ये कहता हूं कि 15 स्क्वायर होगा तो 15 अगर इसका आंसर होगा तो 15 से ज्यादा, 15 का स्क्वायर होता है 225, लेकिन हमें तो 225 से कम ही लेना है, यानी 15 तो आंसर हो नहीं सकता। अगर 15 नहीं होगा तो 18 और 16 तो कभी नहीं होंगे।
तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर एकमात्र हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ये अप्रोच अगर आपके पास है तो आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 20, 24, 29 में से एक निश्चित संख्या को घटाए जाने पर बाद वे संख्या अनुपातिक हो जाती हैं। अनुपातिक होने का नियम ये कहता है कि जब चार संख्याएं मान लो A, B, C और D ये अनुपातिक होंगी तो पहली दो संख्याओं का अनुपात अंतिम दो संख्याओं के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है भाई। तो अगर मैं कह दूं ये तीन संख्याएं हैं लेकिन हमें तो चार चाहिए, तो जब तीन संख्याएं हो गई तो बीच वाली संख्या को रिपीट कर देंगे। इसका मतलब है हम कुछ इस प्रकार से लिख देंगे बीच वाली को रिपीट करके। तो अब पहली दो का अनुपात बना लेते हैं 20/24 और 24/29 हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमें ये बताना है, हमें क्या बताना है, हमें तो ये बताना है कि अगर 8 घटाया जाए, अगर दोनों संख्याओं में पहले 8 घटाया जाए तो ये घटाएंगे तो बचेगा 12 और इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 16। ठीक है। और यहां से बचेगा 16 और यहां से बचेगा 21। 21 और 16 कटेगा ही नहीं तो ये तो अनुपात बनेगा नहीं। तो यानी ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया। दूसरे चार को देख लेते हैं। जब 4 घटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा कितना, 16 4 20 और नीचे हो जाएगा 20 और इसमें हो जाएगा कितना 20 और यहाँ पर हो जाएगा 25। तो यहाँ से अगर इनको काटें और रेशियो बनाने की कोशिश करें तो देखो क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 चौको 16, 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 5 चौको 20, 5 पंचे 25। तो देखिए इन दोनों का समान अनुपात आ रहा है। तो चार ऑप्शन घटाने पर यानी चार संख्या घटाने पर हमारा ऑप्शन आ जा रहा है समान अनुपातिक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी कॉन्सेप्ट बैच में अनुपात और समानुपात क्या होता है सब पूरा अच्छा डिटेल में बताएंगे। ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तीन मित्र A, B, C एक व्यवसाय में क्रमशः एक वर्ष के लिए 8:5:6 अनुपात में निवेश किया। 6 महीने बाद C अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है। कुल 1,12,000 रुपए में C द्वारा अर्जित लाभ के बारे में बताइए। ठीक है भाई। अगर मैं ये देखूं, अगर मैं ये कहूं कि सी के द्वारा कितना लाभ मिला है तो भाई देखो पहले तो देखो ए बी और सी ये तीन लोग पार्टनरशिप शुरू करते हैं जिसमें से सी 6 महीने बाद पैसा निकाल लेता है लेकिन ए और बी कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। यानी ए और बी, ए लगाएगा पूरे 12 महीने के लिए और बी भी लगाएगा पूरे 12 महीने के लिए। ठीक है ना, 12 गुणे 5। लेकिन सी 6 महीने के लिए लगाएगा और उसके बाद क्या कहेगा, जैसे ही 6 महीना बीतेगा अपना आधा पैसा निकाल लेगा। तो आधा पैसा निकाल लेगा तो बचेगा कितना, आधा बचेगा और समय भी कितना बचेगा, केवल 6 महीना। तो देखो यहां से सबका अब रेशियो बना लो तो ये हो जाएगा 8 × 12 अनुपात 12 × 5 अनुपात ये हो जाएगा 6 × 18 और 6 × 36, 36 और 18 कितना हो जाएगा 54। ठीक है ना। यानी हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 6 × 9। अब यहां से देखो, अगर मैं यहां से रेशियो देखूं तो क्या यहां से 12 कट जाएगा दो बार में, 12 कट जाएगा दो बार में और यहां से पूरा 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 यानी कि हो जाएगा 16 अनुपात ये हो जाएगा 10 अनुपात 9। देखो 16 9 25 10 35 35 रेशियो टोटल पैसा है और यहाँ पर टोटल पैसा कितना है 112 000। ठीक है भाई। तो हमें क्या बताना है, हमें यह बताना है कि सी द्वारा लाभ अर्जित कितना है 9 रेशियो। तो 9 रेशियो वाला देखा जाए तो ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 9 से डिवाइड भी तो होना चाहिए। 8 2 10 8 18 हाँ ये आंसर हो सकता है। 8 2 10 9 19 ये भी आंसर नहीं हो सकता। 9 9 2 11 1 12 ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने के लिए इसको काट देंगे 35 से, ये जाएगा 7 बार में 7 15 35 के 5 और 7 एकम 7 7 6 42 यानी कि हो जाएगा 16,000। 5 से फिर काटेंगे 5 3 15 5 दूनी 10 2 0 32 और 1 गुणा 9। ठीक है ना, 32 गुणा 9 यानी कि 288। ठीक है भाई। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कहता है। ए और बी एक कार्य को एक साथ 40 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ कार्य किया, तत्पश्चात बी ने कार्य छोड़ दिया और अकेले शेष कार्य को अकेले ए द्वारा 20 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। अच्छा, आधा काम दोनों ने मिलकर के किया और बचे हुए आधे काम को अकेले ए ने किया तो ए अकेला। अच्छा, तो यहाँ पर देखा जाए अगर आधा काम दोनों मिलकर के कर रहे हैं तो 20 काम करेंगे, बचेगा कितना 20 काम। 20 काम को अकेले अगर 20 दिन में करेगा तो एक ही क्षमता तो हो जाएगी एक।
बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 40 होगा। लेकिन अगर पूरा सॉल्व करना है तो देखो क्या करेंगे, ए और बी किसी काम को 40 दिनों में करेंगे तो आप कहोगे 40 एलसीएम हो जाएगा और एक इनकी क्षमता हो जाएगी, दोनों की ए और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ऐसा मान लेते हैं। दोनों ने 20 दिन तक काम किया तो 20 दिन में 20 काम हो जाएगा, तो शेष कितना बचेगा, 20 शेष का बचेगा। तो 20 दिन में, ठीक है ना, 20 दिन में ये कौन कर रहा है, ए इसे कर देगा, ए करेगा 20 दिन में शेष 20 काम को, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में एक करेगा। तो जब एक दिन में एक काम करेगा तो 40 पूरा काम है, 40 काम को करने के लिए क्या करेगा, 40/1, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या कहता है, यदि एक भिन्न के अंश में 200% बढ़ाया जाता है, हर को 100% बढ़ाया जाए तो परिणामी भिन्न 5/6 हो जाएगी। देखो जब भी भिन्न का ये सवाल आएगा तो आप भिन्न को मान लेता x/y। मैंने मान लिया एक भिन्न है x/y, ये पहले x है जो कि परसेंट में 100% होगी, जब 200% बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगी, आप कहोगे 100 + 200 300% हो जाएगी, 300%। ऐसे ही y भी 100% है, जब इसको 100% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 और 100 200%। अब ये बढ़ने के बाद जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, संख्या बनेगी 5/6। तो देखो जरा इसको काट लेते हैं, ठीक है, जो कटने वाला काटो, परसेंट और जीरो कटेंगे, परसेंट और जीरो कटेंगे, 2 × 6, ठीक है ना, x/y, इसको इधर ले जाओ और 5 को उधर ही रहेंगे, x/y जो कि हमारी पुरानी भिन्न थी, 5 तो यहाँ अकेले रहेगा, /9, 5/9 ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस घन से निकाले जा सकने वाले बड़े से बड़े गोले का आयतन क्या होगा, बड़े बड़े गोले का आयतन बताना है। देखो भाई, अगर मैं कह दूं एक घन है, घन क्या होता है ये आप जान लीजिए, घन है हमारा ये, ठीक है, घन हमने बना लिया एक, ये तो आयत है, सॉरी, ये हमारा घन हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा एक घन हो गया। अगर मुझे इसमें से एक गोला निकालना है, एक गोला काट के निकालना है, तो भाई गोला क्या होगा, अगर ये इसकी क्या है, ये इसकी एक घन की भुजा है 14, ठीक है ना, तो अगर मैं ये इस घन की बात करता हूं, इसमें से अगर मुझे गोला निकालना होगा तो कुछ इसी प्रकार से तो बनेगा भाई, सर्कल निकालना होगा। देखो क्या होगा, हम ऐसा मान लेते हैं यहां से, ठीक है, मतलब क्या है, एक मिनट, अगर एक हम सर्कल बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से निकलेगा। जब इस प्रकार से सर्कल निकलेगा तो यहां से जो भी हमारा यहां से ये भुजा 14 है तो ये भुजा भी तो 14 होगी, और ये भुजा अगर 14 होगी तो ये पूरा तो हमारा व्यास होता है, डायमीटर होता है, तो अगर ये पूरा 14 है तो ये हो जाएगी 7, यानी रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, 7। अब रेडियस हमें पता चल गया तो गोले का जो आयतन होता है, गोले का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, 4/3 πr³। ठीक है भाई, तो देखो जरा रख देते हैं इस वॉल्यूम में, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3, पाई का मतलब है 22/7, और पाई आर कितना है, 7 आ गया, तो 7 × 7 × 7, एक साथ से एक साथ ही कट जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा यूनिट डिजिट देखिए सबका अलग अलग है, जीरो वाला तो आंसर होगा नहीं क्योंकि जीरो किसी में नहीं है, तो ये जीरो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, बचे 2 ऑप्शन, देख लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 7 56, और ये कितना हो जाएगा लगभग, अच्छा लगभग में बताना है भाई, लगभग के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि बटे में 3 है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए, लगभग के लिए पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 22 चौको 88, 22 चौको 88 और 7 7 49, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72 के 2 हाथ में 7, 8 9 72, 9 8 72 और 7 चौक 28, 72, 9 8 72 और 8 चौको 32। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अरे यहां से हम लोग कैलकुलेट ही कर लेते हैं, कहाँ गया, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर लेते हैं यहां से, तो 22 चौक 88, या फिर ऐसे कर लेते हैं 22 7 154, 22 चौक 88, 7 8 22 चौक 88, इसको यहां से हटाओ और ऐसे सिंपल सा मल्टीप्लाई करते हैं, 22 को 88, 88 × 7 तो हो जाएगा 7 8 56 का 6 हंसले 5, 8 7 56 और 5 61। ठीक है,
616 और फिर बचा कितना 7, एक और 7 से 7 छंग 42 का 2 हासिल लगाया 4, 7 एकम 7 4 11 के 1 हासिल लगाया 1, 7 छंग 42 1 43, ठीक है, डिवाइड बाई 3। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 3 एकम 3 बचेगा कितना, 1 बचेगा, 3 चौक 12 बचेगा कितना, 1 बचेगा, 3 तरक का 9 और 3 चौक 12, यानी कि 1434 1434 1434 के आसपास, यानी कि ऑप्शन नंबर ये ही इसका आंसर होगा। लगभग के आसपास बताना है ना, हाँ जी लगभग के आसपास, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, चलो आप लोग चेक करिए, कर लीजिएगा कैलकुलेशन, ठीक है भाई। चलो अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या है, 45 पुरुषों के एक दल के पास 80 दिनों का उपबंध भोजन है, यानी 4500 आदमी अगर खाना खाएंगे तो 80 दिनों तक चलेगा। 20 दिनों के बाद कितने पुरुषों को निश्चित रूप से छोड़ देना चाहिए। भाई 20 दिन खाना खा लिया, अब खाना बचेगा कितना, केवल 60 दिनों का, यानी कि अगर 4500 आदमी खाना खाते हैं तो केवल 60 दिन चलेगा। यही खाना हमें आगे भी पहुंचाना है। आगे भी पहुंचाना कितना है, कह रहा कितने आदमी छोड़ दें, तो हम ऐसा मान लेते हैं बाद में खाने वालों की संख्या m है, और 90 दिन खा पाएंगे, यानी इंटू 90। यहां से m की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो m की वैल्यू आएगी 4500 में से माइनस कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 30 दूना 60, 30 तिया 90, तो 45, ठीक है ना, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 15, 15 तिया 45, ठीक है, 15 दूना 30, 3000, यानी अंत में कितने काम कर रहे हैं, 3000। अंत में काम कितने कर रहे हैं, 3000। शुरुआत में कितने थे, 45, तो छोड़े कितने हैं, 4500 माइनस 3000, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 1500, ठीक है भाई, आंसर हमारा हो जाएगा 1500, 1500, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है भैया। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है एक व्यक्ति 40 किलोमीटर के कुछ भाग को 1 घंटे में तय करता है, ठीक है, पूरी दूरी कितनी है, 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है, इसके 40 किलोमीटर के डिस्टेंस है, और उसी क्षण कुछ भाग को 1 घंटे में तय करता है। उसी क्षण जैसे ही वो एक भाग को तय करता है, उसको पता चल जाता है ये जो है डिस्टेंस है 5:3 के अनुपात में है, ठीक है ना, बोलो भाई क्लियर है, ठीक है, नहीं ये बात नहीं है, ये पूरी डिस्टेंस हमारी 40 है, 1 घंटे में कुछ जैसे ही कवर कर ली जाती है। अच्छा हाँ सही है, ये 5 और ये 3 होगा, ठीक है, तो देखो 5 3 8, 8 रेशियो बराबर किसके टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 40, तो 8 पंचे 40, यानी एक रेशियो वैल्यू 5 है, तो 1 घंटे में तय कितनी करी गई है 5, तो 25 किलोमीटर तय की गई। 25 किलोमीटर कितने घंटे में, 1 घंटे में, तो हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, बहुत ही आसान, केवल समझने वाला सवाल था। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन का ये सवाल है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास से इसको सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास से, सबसे पहले बोर्ड मास, बोर्ड मास, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, मतलब सबसे पहले का सॉरी ब्रैकेट, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, और फिर लास्ट में सबसे घटाना। तो सबसे पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो ये नंबर हमें पहले करना पड़ेगा, तो इसका कितना हो जाएगा 25 चौको 100, 2 संख्या बाद दशमलव है तो 1, 2 में से 1 जाएगा, तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, इस पूरे का मान हो जाएगा हमारा 1, 1 में जब 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, और इस पूरे का नंबर यानी यहाँ पर कितना लिखा है 1.25 माइनस, ठीक है, 1 डिवाइड बाई, यहाँ पर 3 है और यहाँ इतने में आएगा 1, तो हो जाएगा 1/4, और 1/4 क्या होता है 0.25, तो 1.25 माइनस 0.25, ये जब घटेगा तो बचेगा 1, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल पर आओ। एक कक्षा के 12 छात्रों का औसत खर्च 48 रुपया है, शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है, शिक्षक का खर्च क्या है, ठीक है भाई। देखो बहुत ही प्यारा सवाल है, औसत का है, बहुत इंपॉर्टेंट, कह रहा 12 छात्र हैं और 12 छात्रों का औसत खर्च कितना है 48, ठीक है, 48 खर्च है। मैंने कहा जब शिक्षक को भी ऐड कर लिया जाए, अगर शिक्षक को भी ऐड कर लिया जाए तो औसत में वृद्धि हो जाती है, कितनी वृद्धि हो जाती है, औसत में वृद्धि हो जाती है 2 की, ठीक है ना।
48 औसत था, एवरेज कितना था, एवरेज था आप कहोगे, एवरेज था 48। जब शिक्षक भी आ गया तो लोग कितने हो गए, लोग तो हो गए 13, है ना। और इस शिक्षक के आने के, टीचर के आने की वजह से औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो भाई 2 की वृद्धि होगी तो ये 13 लोगों में ही तो वृद्धि होगी, ये 2 13 लोगों में वृद्धि होगी, यानी इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो भाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वृद्धि सब में होगी, यानी कि 48 तो रही करेगा, 26 और बढ़ जाएगा। तो 8 से 14 के 4 हंस लगा 1, 4 2 6 7, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 74। नए जो टीचर है, टीचर का जो खर्च है वो इस शिक्षक का, ये जो टीचर का खर्च है वो कितना हो जाएगा 74। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल क्या कहता है, वस्तुएं, कुछ वस्तुएं 4500 रुपए में खरीदी जाती हैं, 1/3 15% की हानि पर बेची जाती है, तो बेची गई तो शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन में 20% का प्रॉफिट हो। आप देखिए इस सवाल में, सवाल परसेंट में है और आंसर भी हमें प्रतिशत में देना है। तो ये जो हमारा 4500 दिया है इसका कोई काम नहीं है, इसको बिना ही यूज करे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, देखो अगर मैं भिन्न की बात करूं तो पूरा नंबर क्या होगा, 1 होगा, इसमें से 1/3, अगर 1/3 15% हानि पर बेचा जा रहा है, मतलब 1/3 अगर 15% हानि पर बेचा जा रहा है, मतलब माइनस का 15%, ठीक है ना। तो बचा कितना, ये बचा हुआ 2/3 है, ठीक है ना। इस बचे हुए 2/3 को कुछ प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा, और ताकि इसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाए 20%, ठीक है भाई, ओवरऑल प्रॉफिट 20% हो जाए। तो देखो जरा, अगर हम इसको x मान लेते हैं, तो 3 × 5 = 15, ये माइनस का 20 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, प्लस का हो जाएगा, यानी 2x/3 कितना हो जाएगा 25, 25 या 75, यानी कि x कितना हो जाएगा 75, 75/2, और 75/2 क्या होता है 37.5%, क्योंकि ये परसेंट में ही है, सब कुछ ये परसेंट में ही, हमने x की वैल्यू परसेंट में ले रखी है। ठीक है भाई, तो ये बहुत ही बेहतरीन प्यारा सा सवाल, आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताते रहे, ठीक है ना। और भाई अब रेगुलर क्लास के लिए आप लोग ग्रुप डी में बेहतर प्रदर्शन के लिए आप क्लास को देखते रहें, ठीक है भाई। और आप, अगर आपको स्पीड धीमी लग रही हो तो आप बढ़ा करके अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगला सवाल क्या है, देखो भाई अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल एक ट्रायंगल का है, त्रिभुज के, ठीक है, त्रिभुज है ये, त्रिभुज के 3 कोण है, मान लिया इसको हमने x डिग्री मान लिया, इसको हमने 4x - 8 डिग्री मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा 5x - 12 डिग्री। तो समझो जरा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, ठीक है ना, तो इनका योग भी तो 180 होगा। तो अगर सबको जोड़ें तो x डिग्री, 4x डिग्री और ये 5 डिग्री, 4x, x 5x 5x 10x, यानी कि 10x हो जाएगा। और ये माइनस का 8 और माइनस का 12 कितना हो जाएगा माइनस का 20, बराबर यही तो 180 होगा। ये उधर जाकर के 200 हो जाएगा, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 200 के, तो x का जो मान है कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 20। हमें क्या बताना है, हमें तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण बताना है। सबसे बड़ा कोण क्या हो जाए, एक तो हो जाएगा 20, अगर मैं कहूं एक कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो मैं कहूं 20 चौको 80, 20 चौको 80 - 8, ये हो जाएगा 20 चौको 80 - 8 यानी कि 72, और ये हो जाएगा 20 पंचे 100 माइनस इतना यानी कि 88। तो सबसे बड़ा कोण हमारा 88, ठीक है भाई। अगला सवाल पर आ जाओ, चलो अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक राशि साधारण ब्याज पर स्वयं राशि के बराबर होता है। अच्छा, एक राशि पर साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट की बात कही है, एक राशि पर साधारण ब्याज स्वयं के बराबर होती है, यानी पी के बराबर ही होती है। अगर प्रिंसिपल हमने पी मान लिया है तो एसआई भी कितना हो जाएगा, पी ही हो जाएगा, ऐसा उसने कहा है, स्वयं राशि के बराबर होता है। जबकि दर उसी वर्ष संख्या के बराबर है, यानी कि अगर हमारा टाइम टी है तो रेट भी कितना हो जाएगा, टी ही हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या बताना है, वर्षों की संख्या बतानी है, वर्षों की संख्या बतानी है। तो देखो एसआई बराबर PRT/100 होता है, ठीक है भाई। एसआई की जगह पर हम लोग पी रख सकते हैं, और पी तो रही करेगा क्योंकि 10 राशि है। आर जो है वो टी हो गया है,
r जो है वो t हो गया है और t बटे 100, t तो t ही रहेगा, ये p और ये p कटेगा तो t स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा, तो t बराबर 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है भैया, अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल क्या है, ए एक कार्य को 10 दिनों में करता है। अगर ए एक किसी कार्य को 10 दिनों में करेगा तो ए एक कार्य का 1/4 10 दिन में करता है। अगर 1/4 यानी 1/4 10 दिनों में करेगा तो पूरा काम, यानी अगर ए अकेले पूरा काम करे तो कितने दिन में करेगा, पूरा 40, हाँ 40 दिनों में करेगा। बी 40 दिनों में 2/5 करता है, या फिर आप कैसे कह सकते हो कि 2/5 दिनों में 2/5 काम करता है 40 दिन में। देखो काट देंगे 20 तो पूरा काम, यानी कि एक काम हो जाएगा कितने दिन में, 100 दिन में। यानी बी काम करेगा तो उसे 100 दिन में करेगा, ये टाइम की बात कह रहा है। और सी कार्य को 13 दिनों में पूरा कर सकता है, और सी का समय कितना दिया है, 13। तो यहां से अगर मैं कहूं किसके, अच्छा यहां पर सवाल पूछा है किसके पास समान कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज गति होगी, तो ये तो बहुत आसान सवाल हो गया। कौन सबसे कम का समय ले रहा है पूरा करने में, जो सबसे कम समय लेगा वही सबसे तेज काम करेगा। तो यहां पर देखो सबसे कम तो कौन ले रहा है, सी। अगर मैं इसको आंसर बताऊं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं घटते या बढ़ते क्रम में करूं तो सबसे एफिशिएंसी सबसे तेज किसकी होगी, सी। उसके बाद किसकी होगी, ए की। और सबसे धीरे कौन करेगा, सबसे धीरे करेगा बी। ये इसकी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में की हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाओ। 12, 18 और 6 का चौथा अनुपात, फिर से वही सवाल आ गया है, अनुपात और समानुपात। रेलवे तो इसके पीछे ही पड़ा रहता है, अनुपात समानुपात माध्यिका माध्य इन सब से तो बहुत सवाल पूछता है। तो देखो जरा, मैं कह दूं 12, 18, 6 का चौथा अनुपात के और 6 के तृतीयानुपात के समान है। तो इसका अगर मैं चौथा अनुपात निकालूं तो यहाँ पर चौथी संख्या तो है नहीं भाई, समानुपात के लिए हमें तो 4 संख्या चाहिए ना, 4 संख्या चाहिए। तो चौथी संख्या अगर नहीं तो हम चौथी संख्या मान लेते हैं, नहीं मानते हैं तो ये बीच वाली संख्या यानी 18 को रिपीट कर देते हैं। यानी संख्या हम कैसे लिखेंगे, 12, 18, 18 और नहीं, ये थोड़ा ना चौथी क्योंकि हमें बताना है ना, तो हो जाएगा 12, 18, 6 और हमने चौथी को मान लिया क्या, x मान लिया। तो हमें x अगर निकालना होगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 18 गुणे 6/12 इक्वल टू x। ठीक है ना, या फिर k जो भी है x। तो यहां से काटेंगे 6 दूनी 12 और 2 9 18, यानी x का जो मान है वो कितना आ गया है, 9। x का मान 9 हो गया। इसका जो चौथा अनुपात है ये इनके तृतीय अनुपात के समान है, यानी इन दोनों का तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा, इन दोनों का अगर तृतीय अनुपात निकाला जाए तो देखो क्या हो जाएगा, k बराबर, k का मान बताना है ना, अगर इनका तृतीय अनुपात निकाला जाए तो ये 9 हो जाएगा। भाई ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, जरा समझो, ये संख्याएं क्या हो जाएंगी भाई, ये k तो रहबे करेगा, ये 6 भी रहेगा, और इनका जो चतुर्थ अनुपात है वो इनका तृतीय अनुपात बन जाएगा, यानी कि तृतीय अनुपात कितना हो गया, 9। तो हमें k बताना है, तो k के लिए हमें बीच वाला रिपीट करना पड़ेगा, यानी कि 6 गुणे 6 डिवाइड बाई 9, तो 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर। चलो आगे देखो, अगला सवाल क्या है, एक निश्चित मूलधन राशि पर 2 वर्ष के लिए 4.2% वार्षिक दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है, वह मूलधन क्या होगा, P बताना है। देखो जरा, अगर मैं CI और SI के अंतर का फॉर्मूला बताऊं तो क्या होता है, CI माइनस SI बराबर PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। ये कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए। अगर मैं 3 साल के लिए निकालूं तो 3 साल के लिए क्या हो जाएगा, CI माइनस SI इक्वल टू PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। ये तो रहबे करेगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, 300 प्लस R अपॉन 100 ऐड हो जाएगा। ठीक है भाई, तो देखो इसी फॉर्मूले में रख देते हैं 2 साल वाले में। तो देखो हमारा अंतर कितना है, अंतर है भाई हमारा, देखो कितना है, समझो अंतर है
8.82 बराबर P। P मूलधन राशि बताना है, P को ऐसे ही रहने दो। आज कितना है 4.2 इंटू 4.2 हो जाएगा बटे 100 गुणे 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दो संख्याओं बाद एक यहां से एक यहां से, दो संख्याओं बाद दशमलव हटेगा तो नीचे एक 100 बढ़ जाएगा। यहां से दो संख्याओं से दशमलव हटेगा तो नीचे 100 बढ़ जाएगा। 100 से ये 100 कट जाएगा। ठीक है, तो चलो यहां से अगर देखा जाए और जो कटने वाला है काटेंगे। देखो अब जेड पेन ले लिया, 42 से काटेंगे तो ये जाएगा 42 दूना होता है 84 और 42 से कम 42। ठीक है, 21 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 21 दूना 42, 2 50 100 और 50 और ये 100, बाकी सब तो कट गया। इधर बचा P, इधर बचा P और ये 50 और ये 100, यानी P बराबर कितना हो जाएगा 5000। 5000 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 2, तो cos की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा sec की पावर 6 थीटा का मान क्या होगा। देखो एग्जामिनर इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपसे नहीं करा रहा होगा, ये आपका यूनिट डिजिट से भी हो जाएगा। देखो लेकिन कैसे, इस cos थीटा को ऐसे ही लिखा रहने दो, लेकिन इस sec थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cos थीटा बराबर कितना हो गया 2। ठीक है, हाँ आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। अब मैं इसको चेंज कर लेता हूं, ऐसे ही इसको मैं लिख सकता हूं cos की पावर 6 थीटा प्लस 1 अपॉन cos की पावर 6 थीटा। तो अगर मैं ये कहूं cos थीटा को x मान लूं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन x बराबर 2 हो जाएगा, है कि नहीं। और ऐसे ही तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6। अलजेब्रा का ये सवाल बन जाएगा, बहुत ही प्यारा सवाल। देखो जरा क्या हो जाएगा, अगर मैं ये कह दूं कि x स्क्वायर से 6 लाना है, तो एक बार स्क्वायर करेंगे फिर करेंगे क्यूब, एक बार स्क्वायर करेंगे फिर करेंगे क्यूब। तो देखो कैसे होगा, अगर मैं x से x स्क्वायर लेके आऊं तो ये कह सकता हूं x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर इसका 2 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 4 माइनस 2, ये 2 ही रहेगा। ठीक है, अब मैं इसका क्यूब कर दूं, अगर मैं इसका बोथ साइड क्यूब कर दूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो जरा ये हो जाएगा इसका क्यूब, यानी x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, यहां से हमें मिल जाएगा और यही तो चाहिए था हमें। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, जब क्यूब वाला होता है तो क्या होता है k क्यूब माइनस 3a, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 इंटू 2, तो 8 माइनस 6 यानी कितना हो जाएगा 2। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, इस कॉन्सेप्ट से आप आंसर को दे सकते हो कितना 2। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, हमेशा एक बात आप याद रखिएगा, वो क्या याद रखना है, हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 है, ठीक है ना, तो इसको हम x को 1 और x को 1 मानकर भी कर सकते हैं, यानी x का मान 1 है, तो जब x का मान 1 है तो पावर चाहे जितनी हो वही आंसर हो जाएगा। यानी अगर हम cos थीटा को हम 0 ले लें, अगर मैं थीटा को 0 डिग्री ले लेता हूं तो cos 0 1 और sec 0 भी 1 हो जाएगा, तो यहां भी 1 और 1 दो ही मिलकर के आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर लगा करके सॉल्व करेंगे तो तरीका ये है, लेकिन इसको बिना पेन चलाए 1 सेकंड में लगाने के लिए हम कह देंगे cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, 1 1 2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो cos की पावर 6 भी 1 होगा और sec की पावर 6 भी 1 होगा। 1 और 1 मिलाकर कितना हो जाएगा, यानी 1 और 1 मिलाकर कितना हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 12, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 74, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताना है। देखो जरा, अगर मैं ये कह दूं ए और बी कितना लेना है 12, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर 74, तो ए और बी का योग 12 है, यानी कि दो नंबर है 10 से कम होंगे, 10 से कम होंगे तो क्या क्या हो सकते हैं ए और बी,
अगर मैं 5-5 ले लेता हूं तो 5×5 = 25, 5×5 = 25, 100 हो जाएगा? नहीं। अगर मैं 4-4 ले लेता हूं तो हो नहीं सकता 12। अगर मैं एक को 6-6 ले लेता हूं, 6 और 6 12 हो जाएगा, 6×6 = 36, 6×36 = 72, ये नहीं होगा। तो अगर ए को मैं 6 और 6 लेता हूं तो ये बनेगा नहीं। ए को मैं अगर 7 ले लूं तो बी को 5 होना पड़ेगा। 7×7 = 49, 9, 5×5 = 25, 9×5 = 14, 9×5 = 14। अच्छा हाँ, यहां से बन सकता है। यानी ए को अगर मैं 7 ले लूं और बी को ले लूं मैं 5, तो 7 और 5 कितना दे देगा हमें? 12 चाहिए, 12 दे दिया। इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि ए का वैल्यू 7 का स्क्वायर 49, बी का वैल्यू 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 9×5 = 14, 4×2 = 6, यानी इन दोनों का सम जो है 74 सेटिस्फाई कर रहा है। यानी ए बराबर आपका कितना हो गया? ए बराबर 7 और बी बराबर 5, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब यानी 7×7 = 49, 7 343 प्लस 5×5 = 25, 5 125, यानी 5 3 8, 5 3 8 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ना। ठीक है भाई, तो आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अब आपको ग्रुप डी पर रेगुलर क्लास मिलती रहेगी, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। और इस तरह के बेहतरीन क्वेश्चन हम कराते रहेंगे, ठीक है भाई। थैंक यू।